हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आइए बात करते हैं कक्षा 7वीं के एनसीईआरटी साइंस के बारे में, चैप्टर 12 पादप में जनन कि दोस्तों इससे पहले 11वीं 1 से लेकर 11वीं चैप्टर तक देख लिया था। आइए 12वीं चैप्टर है पादपों में जनन। आइए पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि पादपों में जनन कैसे होता है और पादप हमारे जो फल फूल होते हैं, जो पादप उसमें जनन किस प्रकार के होते हैं, वो कैसे पौधे एक छोटा सा पौधा बड़े हो जाते हैं। और आइए पढ़ते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं कि आपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यकता है। कक्षा 6 के अध्याय 9 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों को जनन करते हैं और माता पिता से की संतति का जन्म जनन कहलाता है। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं कि पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि 12.1 जनन की विधियाँ। कि कक्षा 6 में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए और प्रत्येक के प्रक्रियाओं के बारे में लिखिए। अधिकांश पादप में मूल्य, तना और पत्तियाँ होती हैं। ये पादप के कायिक अंग कहलाता है। वृद्धि के निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादप में पुष्प निकलते हैं। और आपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते हुए देखा होगा कि दोस्तों कि आम के वृक्ष क्या होते हैं दोस्तों, बसंत ऋतु में पुष्पित होते हैं। कि यही पुष्प बाद में आम के रसीले फलों को निर्मित करते हैं। कि दोस्तों बसंत ऋतु में क्या करते हैं कि आम के वृक्षों का पुष्पित होते हैं और पुष्प के बाद आम के उन रसीले फलों का निर्मित होता है। ये कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये फलों के रूप में रसीलित कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और समानांतर बीजों को फेंक देते हैं और बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। यदि ऐसा है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है और पुष्प पादप में जलन का कार्य करते हैं। पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। पुष्प क्या करते हैं दोस्तों, पादप में जनन का कार्य करते हैं। ये याद रखना, पुष्प पादप में जनन का वास्तव में पुष्प पादप में जनन अंग होते हैं। कि पुष्प क्या होते हैं दोस्तों, पादप में जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। किसी पुष्प में नर जनन अंग और मादा जनन अंग हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें से जनन दो प्रकार से होता है। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न करते हैं। कि क्या कहते हैं कि एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। इसको याद रखना दोस्तों कि क्या होता है, पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इसमें जनन दो प्रकार से होता है, पहला अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप उत्पन्न करते हैं। कि इसको याद रखना दोस्तों कि क्या कहते हैं कि अलैंगिक जनन में क्या कहते हैं, बिना बीज के ही नए पादप उत्पन्न करते हैं। अलैंगिक जनन में बिना बीज के ही पादप। जनन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। कि अलैंगिक जनन में क्या होते हैं कि अलैंगिक जनन में बिना बीज के ही पादप उत्पन्न करते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप या बीज से प्राप्त होते हैं। लैंगिक जनन में क्या होते हैं, नए पादप या बीजों से प्राप्त होते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में बिना बीज के ही पादप प्राप्त होते हैं। अलैंगिक जनन में बिना बीज के ही नए पादप उत्पन्न होते हैं, जबकि लैंगिक जनन में क्या होते हैं कि नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। नए पादप क्या होते हैं, बीजों से प्राप्त होते हैं लैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन बिना बीजों से नए पादप उत्पन्न होते हैं, अलैंगिक जनन बिना बीजों से नए पादप उत्पन्न होते हैं। अलैंगिक जनन जानते हैं और से डिटेल से। अलैंगिक जनन में नए पादप या बीजों अथवा बीजाणु के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। कि पहले क्या कहते हैं, पहले यह समझती हैं ठीक कि नए पादप सदैव बीजों से ही उगते हैं, लेकिन उनसे कभी गन्ना या आलू गुलाब के बीज नहीं देखे थे। वह जानना चाहती हैं कि ये पादप जनन कैसे करते हैं। कि पहले यह समझती थी कि पादप सदैव बीजों से उगते हैं, लेकिन उसने कभी गन्ना और आलू या गुलाब के बीज नहीं देखे थे। वे जानना चाहती है कि ये पादप जनन कैसे करते हैं। कि दोस्तों आइए जानते हैं इसके बारे में और से पढ़ते हैं। कि पहले इसने बोला कि नए पादप बीज से, लेकिन उसने कभी गणना नहीं किया कि गन्ना और आलू गुलाब के बीज नहीं देखे थे। वह जानना चाहती है इसे जनन कैसे करते हैं। कि कार्य का प्रदर्शन, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जिसमें पादप के मूल तने, पत्ती अथवा कली, मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। और चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। कायिक प्रबंधन किसे कहते हैं कि जनन पादप के कायिक भागों से ही होता है। इसने क्या बोला कि जनन क्या होता है, जनन कायिक भागों से प्राप्त होता है, इसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। इसको याद रखना कि दोस्तों कि जब भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जब पादप मूल तने या पत्ती अथवा या कली या मुकुल, कली को क्या कहते हैं दोस्तों, मुकुल कहते हैं। इसको याद रखना, इस वर्ड को याद रखना दोस्तों कि कली मुकुल कहते हैं। और जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पदार्थ प्राप्त किया जाता है, क्योंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है। क्या बोला कि जनन क्या होता है, कायिक पादप अतः कायिक प्रबंधन कहते हैं, इसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। क्रियाकलाप 12.1 में देखेंगे।
गुलाब अथवा चंपा के पौधे को एक शाखा को उनकी पर्व संधि से काटिए और पर्व संधि से तने या शाखा का तो वह भाग जहाँ से पत्ती निकलती है। और चित्र 12.1 में शाखा के कि इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। ये चित्र आई देखते 12.1। यहाँ दोस्तों देखिए चित्र 12.1 में क्या दिखाया गया है, इसमें कि किसी गुलाब के तने की कलम से जनन कैसे होता है। इसमें बोला गया है कि ये पर्व संधि है, ये पर्व संधि है। ये दिखाया गया, यहाँ दिखाया गया है कि अक्ष से जुड़ी कलिका ये दिखाया गया है कि इसमें क्या बोला गया है कि आइए पढ़ते हैं इसके बारे में कि गुलाब अथवा चंपा के पौधे एक शाखा को उसकी ये पर्व संधि से काटिए और पर्व संधि तने शाखा का वो भाग है जहाँ से पत्ती निकलती है। चित्र 12.1 में दिखाया गया है कि शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। कि बोला गया शाखा कि इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। अब कलम को मिट्टी से दबा दीजिए, कलम को मिट्टी से दबा दीजिए, कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए और इसकी वृद्धि को देखिए कि नोट कीजिए कि जड़ें मूल के निकले और नए पत्तियों से निकलने में कितने दिन लगेंगे। इस क्रियाकलाप को जल से भरे एक पात्र में या मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए और अपने परीक्षणों को नोट कीजिए कि आपने पुष्प कलियों से पुष्पों को खिलते देखा होगा और कि पुष्प कलियों के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष या पत्ती के पर्व संधि से जुड़ा का बिंदु में भी कलिकाएं मुकुली होती हैं। इसमें क्या बोला गया है कि दोस्तों कि आपने पुष्पकलिका के पुष्पों को खिलते देखा होगा, कलिकाओं के पुष्पों को खिलते देखा होगा। पुष्पकलिकाओं के अतिरिक्त जो पत्ती के कक्ष या पत्ती के पर्व संधि से जुड़ाव का एक बिंदु होता है में भी यह कलिकाएं या मुकुल होती है। उसमें क्या बोला गया है कि इसमें यहाँ दिखाया गया है कि दोस्तों किसी गुलाब के तने की कलम से जनन, इसी के बारे में ये बोला गया है या ये दिखाया गया है, इसी के बारे में ये बोला गया है। इसमें क्या बोला गया है कि आपने पुष्पों को खिलते देखा होगा या पुष्पकलियों के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष या पत्ती के या पर्व संधि से जुड़ा का बिंदु में भी कलिकाएं मुकुली होती हैं। ये कलिकाएं या परोरोह या अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं। काय की कलिकाएं क्या होती हैं, काय कलिकाएं कहलाती है। जैसे चित्र 12.2 में आलू की आंख से अंकुरित होता पादप ये दिखाया गया है। किस तरह से आलू की आंख से अंकुरित होता पादप है ये दिखाया गया है कि दोस्तों ये क्या हो गया, ये आलू की आंख से अंकुरित होता हुआ पादप, ये इसकी आंख है, ये आंख से कैसे अंकुरित होता हुआ ये दिखाया गया है। कली में एक छोटा सा तना होता है जिसके चारों ओर या वो परिपक्व पत्तियां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती है। काय के कलिकाएं भी नए पादप को जन्म दे सकती हैं। इसमें क्या बोला कि जो काय कलिकाएं होते हैं नए पादप को जन्म दे सकती है। तो क्रियाकलाप 12.2 में समझेंगे कि एक ताज़ा आलू लीजिए और आवर्धन लेंस की सहायता से इस पर पड़े छत चिन्हों को देखिए और आपको इनमें कलिकाएं या कलिकाएं दिखाई दे सकती हैं। तो अक्षत चिन्ह को आंख भी कहते हैं, इसमें दिखाए गए हैं दोस्तों। ये इसमें आलू के आंख दिखाए गए हैं, ये अक्षत चिन्ह को ये आंख कहते हैं, इसमें आंख दिखाए गए हैं। इसमें क्या लगता है, अक्षत चिन्ह को आंख भी कहते हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटिए और जिनमें से प्रत्येक में एक आंख अवश्य हो और उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए और उस पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए। और जहां आपने आलू के टुकड़े को मिट्टी में दबाया था कुछ दिन बाद आलू के टुकड़े को खोद कर निकाल दीजिए और आप क्या देखते हैं कि इसी प्रकार ये अदरक अथवा हल्दी भी उगा सकते हैं। बोला अदरक और हल्दी भी इसी प्रकार उगा सकते हैं। जैसे चित्र 12.3 में दिखाया गया है कि अदरक का एक टुकड़ा जिसमें नए पादप या अंकुरित हो रहे हैं, इसमें दिखाया गया है कि इसमें नए अदरक ये 12.3 में ये दिखाया गया है कि अदरक का एक टुकड़ा जिसमें एक नए पादप अंकुरित हो रहे हैं, ये दिखाया गया है। ब्रायोफिलम क्या होता है कि पत्थर चट्टा क्या होता है, ब्रायोफिलम, इसको याद रखना, इस वर्ड सम को याद रखना दोस्तों। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा। या पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती हैं, जो चित्र 12.4 में दिखाया गया। आइए देखते हैं चित्र 12.4 में। यहाँ चित्र 12.4 में दिखाया गया है दोस्तों। ये देखिए कि इसमें ब्रायोफिलम की पत्ती जिसके किनारे पर कलिकाएं होती हैं, ये दिखाए गए हैं कि नया पादप, ये पत्ती के ऊपर कैसे नया पादप ये ऐसे होते हैं, इसमें दिखाया गया है। इसको याद रखना। इसमें क्या बोला गया है कि ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती हैं। ये चित्र 12.4 में यदि इस पादप की पत्ती या आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका या मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती है। तो इसमें क्या बोला गया कि यदि इस पादप की पत्ती या आर्द्र मृदा पर गिर जाए, कि बोला कि पादप की पत्ती या किसी आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका या मुकुल नए पादप को क्या कर सकती है, ये जन्म दे सकती हैं। ये ब्रायोफिलम को याद रखना, पत्थर चट्टा को दोस्तों। कि इसमें क्या होता है, पत्थर चट्टा में क्या होता है कि यदि किसी ये पत्थर चट्टा के पादप यदि पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए, यदि किसी आर्द्र मृदा या नमी वाली मृदा पर गिर जाए, ये क्या होते हैं,
ये क्या होते हैं, नए पादप को जन्म दे देते हैं, जिसके तो प्रत्येक कलिका या मुकुल क्या करते हैं, तो नए पादप को जन्म दे सकते हैं। तो कुछ पादप के जरिए कुछ पादपों के जरिए भी नए पादप को जन्म दे सकती है। इसमें क्या बोला, कुछ पादप के जरिए भी नए पादप को जन्म सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे शकरकंद, जैसे शकरकंद जो और डालियाँ डरहेलियाँ जिसे कहते हैं, कि इसमें क्या होता है कि दोस्तों कुछ पादप की जड़ें जैसे मूल भी नए पादप को जन्म दे सकते हैं। जैसे जैसे किसका, जैसे शकरकंद या डालियाँ या डलियाँ, इसको याद रखना दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है। तो कुछ पादप के भी नाम बताइए या जड़ें जो भी नए पादप को जन्म दे सकते हैं। जैसे शकरकंद, यो डालियाँ, ये क्या कहते हैं, नए पादप के को, इसके मूल क्या कहते हैं, नए पादप को जन्म दे सकते हैं। जैसे जैसे कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग या विलग्न हो जाते हैं, कि क्या कहते हैं दोस्तों, तो कैक्टस जैसे पादप क्या करते हैं कि पादप वे भाग जो मुख्य पादप से अलग या विलग्न हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं और प्रत्येक विलग्न भाग नए पादप के रूप में वृद्धि करते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि जैसे कैक्टस जैसे पादप के वे भाग है जो मुख्य पादप से अलग या विलग्न हो जाते हैं और नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलग्न भाग नए पादप के रूप में वृद्धि करते हैं। इसमें क्या बोला है कि प्रत्येक विलग्न भाग क्या करते हैं, नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकते हैं। बूझो जानना चाहता है कि क्या कायिक या प्रवर्धन का कोई लाभ होता है। बूझो ये जानते हैं क्या या कायिक या प्रवर्धन का कोई लाभ होता है। तो कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। कायिक प्रवर्धन क्या होता है कि कम समय में उगाए जा सकते हैं, और बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन उत्पन्न पादप में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। इसमें क्या बोला गया है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या बोला गया है कि कैक्टस जैसे पादप वे भाग होते हैं जो पादप से अलग विलग्न हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं और प्रत्येक विलग्न भाग के नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। इसमें कायिक प्रवर्धन द्वारा बताया गया है कि बुझो क्या जानना चाहता है कि क्या कायिक प्रवर्धन कोई लाभ है। बुझो कायिक प्रवर्धन में कोई लाभ है, ये बुझो ये जानना चाहता है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उग जाते हैं। इसको याद रखना, कायिक प्रवर्धन द्वारा क्या करते हैं, पादप कम समय में उग जाते हैं और बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन उत्पन्न पादप में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। कि क्या बोला गया है कि कायिक पौधे का लाभ क्या होता है कि दोस्तों कम समय में ये क्या करते हैं, ये कम समय में क्या करते हैं, ये पुष्प और फल उत्पन्न हो जाते हैं कम समय में, कम अवधि में। कायिक पौधों का ये लाभ होता है कि इसमें ये खासियत होता है कायिक प्रवर्धन में कि ये कम टाइम में पादपों में पुष्प और फल कम समय में आ जाते हैं। नए पादप जनक या पादप यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं। इसमें क्या बोला कि नए पादप या जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता या जनक दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि नए पादप जो होते हैं क्या होते हैं, पादप या नए पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। क्योंकि एक ही जनक द्वारा वो उत्पन्न होते हैं, इसी कारण प्रतिलिपि यथार्थ प्रतिलिपि पादप जो नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता या जनक दोनों के गुण होते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि इस अध्याय में आगे क्या पढ़ेंगे, इसके विपरीत लैंगिक जनन में क्या होते हैं दोस्तों, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जो पादप में माता पिता जनक दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन में माता पिता या पादप के गुण दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन में परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। कि क्या करते हैं, लैंगिक जनन में पादप क्या करते हैं, बीज उत्पन्न करते हैं, और लैंगिक जनन में बिना बीज के पादप उत्पन्न होते हैं, और लैंगिक जनन में बीज से ही उत्पन्न करते हैं पादप। इसको याद आए। पता है मुकुलन के बारे में, ये मुकुलन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुकुलन क्या है, ये मुकुलन के बारे में आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। आपने पहले यीस्ट के बारे में पढ़ा है दोस्तों, यीस्ट के बारे में पढ़ा था। क्या करते हैं यीस्ट दोस्तों, यीस्ट वे जीव है जो बिना ऑक्सीजन के रहते हैं। यीस्ट के बारे में, यीस्ट क्या कहते हैं, यीस्ट के लिए ऑक्सीजन क्या है, विषाक्त होते हैं। ऑक्सीजन बिना, यीस्ट क्या है, एक कोशिकीय जीव होते हैं, ये बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं। इसको याद रखना कि आपने पहले यीस्ट के बारे में पढ़ा है, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इसके लिए यदि यह पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो यीस्ट कुछ ही घंटों वृद्धि करके गुणन या अर्थात जनन करने लगते हैं। कि क्या कहते हैं यीस्ट क्या करता है कि आपने पहले यीस्ट के बारे में पढ़ा है कि जिसने केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा, यीस्ट क्या करते हैं, पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ये यीस्ट कुछ ही घंटों में क्या करते हैं, वृद्धि करके या गुणन या अर्थात जनन करने लगते हैं। याद रखिए कि यीस्ट एक एकल कोशिका या एक कोशिका जीव है। कि यीस्ट क्या है, एक एकल कोशिका या एक कोशिका जीव है। आइए हम देखते हैं कि ये जनन कैसे करते हैं, कि यीस्ट जनन कैसे करते हैं। यीस्ट एक एकल कोशिका या एक कोशिका जीव होते हैं, और ये जनन कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए क्रियाकलाप 12.3 देखेंगे कि शिक्षका द्वारा परिवर्तित किए जाने वाले के बारे में पढ़ेंगे। कि बेकरी से यीस्ट केक या केमिस्ट की दुकान से यीस्ट पाउडर खरीद लें
और चुटकी भर यीस्ट लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखिए जिसमें कुछ जल हो और इसमें 1 चम्मच शक्कर डालकर उसे जल में घोल लें और अब उस पात्र के किसी कमरे के गर्म भाग में रख दें। 1 घंटे के पश्चात इस द्रव की 1 बूंद कांच की स्लाइड या मिट्टी पर रखकर सूक्ष्मदर्शी से देखें। तो आपको क्या दिखाई देता है कि आप नए यीस्ट या कोशिकाओं को देख सकते हैं कि जैसे चित्र 12.5 में ये दिखाए गए हैं कि दोस्तों कि इसमें क्या कहते हैं यीस्ट के मुकुलन द्वारा जनन ये दिखाए गए हैं कि कैसे यीस्ट क्या करते हैं, यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन कैसे होता है कि ये यीस्ट क्या करते हैं दोस्तों, मुकुलन द्वारा ही जनन करते हैं कि इसको याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये यीस्ट क्या करते हैं, मुकुलन द्वारा क्या करते हैं, जनन करते हैं। इसको आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यीस्ट एक कोशिकीय जीव होता है। यीस्ट का ये कोशिका हो गया, ये विकसित हुआ मुकुलन ये दिखाई देगा, यहाँ विकसित हुआ मुकुलन, ये नवीन मुकुलन है, हो गया ये नवीन मुकुलन है, ये मुकुलन की श्रृंखला है, ये इस तरह श्रृंखला ये बढ़ती रहते हैं। तो यीस्ट क्या करते हैं, मुकुलन द्वारा ही जनन करते हैं। इसको याद रखना दोस्तों, यीस्ट हमेशा क्या करते हैं, इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है। यीस्ट हमेशा क्या करते हैं, मुकुलन द्वारा ही जनन करते हैं। इसको याद रखना। यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे छोटे बल्ब जैसे प्रवर्धन या मुकुल कली कहलाता है कि ये क्या कहते हैं, ये छोटे बल्ब जैसे ये दिखाई दोस्तों देते हैं दोस्तों, ये छोटे छोटे बल्ब जैसे ये क्या होते हैं, ये छोटे बल्ब जैसे प्रवर्धन या मुकुलन या कली कहलाता है। ये छोटे बल्ब जैसे प्रवर्धन मुकुलन कली कहलाता है। मुकुल क्रम से वृद्धि करता है। ये मुकुलन क्या करते हैं, ये वृद्धि करता है, मुकुलन क्रम से वृद्धि करता है और जनन कोशिका में विलग होकर नई यीस्ट कोशिका बनाता है। मुकुल क्या करते हैं, क्रम से वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर नई यीस्ट या कोशिका बनाता है। नई यीस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है कि नई यीस्ट कोशिका क्या करते हैं, विकसित होकर परिपक्व हो जाते हैं और फिर नई यीस्ट कोशिका बनाती है। यदि यह प्रक्रम चलते रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में यीस्ट क्या करते हैं, कोशिकाएं बन जाती हैं। इसमें क्या बोला गया कि यीस्ट क्या करते हैं, यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसे प्रवर्धन मुकुल कली होते हैं और मुकुल क्रम से वृद्धि करता है और जनक कोशिका में विलग होकर नई यीस्ट कोशिका बनाता है। ये नई यीस्ट कोशिकाएं विकसित होकर परिपक्व हो जाते हैं और फिर नई यीस्ट कोशिकाएं बनाती है और यह प्रक्रम चलता रहता है। तो कुछ ही समय में यह बहुत अधिक संख्या में यीस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं। अब पढ़ते हैं खंडन के बारे में। खंडन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे कि आपने तालाबों अथवा या ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में गाढ़े रंग के अब पंखु या गुच्छे या फिसलनदार तैरते हुए देखे होंगे। इसमें क्या बोला गया है कि खंडन क्या होता है दोस्तों, आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशय में भी हरे रंग के क्या होते हैं, अफंगी के गुच्छे या फिसलनदार तैरते हुए देखे होंगे। आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे हम लोग जैसे ट्यूबवेल, जैसे किसी घर में ट्यूबवेल होता है या तालाब होते हैं या ठहरे हुए पानी होते हैं, तो देखना दोस्तों जो ट्यूबवेल जो हम लोग जब नहाते होते हैं जो सीमेंटेड जो होते हैं उसके ऊपर देखना ये या कहीं के पानी से यदि कहीं पानी बार बार निकालते हैं कहीं तालाब से या कहीं से, तो वहाँ देखना एक हरे रंग के जो अफंगी गुच्छे फिसलनदार होते रहते हैं, उस पर थोड़ा सी पैर रखेंगे तो आप फिसल जाएंगे दोस्तों, वो फर्श पर आप फिसल जाएंगे। उसी को फिसलनदार भी कहते हैं। अफंगी या गुच्छे होते हैं जिसे फिसलनदार भी कहते हैं या तैरते हुए देखेंगे। ये शैवाल होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, यही फिसलनदार क्या होते हैं, ये शैवाल होते हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं। इसमें क्या बोला है, जब जल और पोषक तत्व जब भी शैवाल को मिलते हैं तो ये शैवाल क्या करते हैं, ये वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल को क्या कहते हैं, जब भी पोषक तत्व और जल मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, तेजी से वृद्धि करते हैं और तेजी से क्या करते हैं, खंडन द्वारा क्या करते हैं, गुणन करते हैं। खंडन द्वारा आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, खंडन द्वारा कौन गुणन करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, शैवाल गुणन करते हैं, जिसे एस्पायरो गायरा कहते हैं। एस्पायरो गायरा किसको कहते हैं दोस्तों, एक शैवाल को कहते हैं। वो क्या होते हैं, वो हमेशा खंडन वृद्धि द्वारा ही क्या कहते हैं, ग्रो करते हैं और यीस्ट क्या करते हैं, मुकुलन द्वारा ही ग्रो करते हैं और शैवाल क्या करते हैं, खंडन द्वारा ग्रो करते हैं। इसको याद रखना दोस्तों, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि मुकुलन द्वारा यीस्ट क्या करते हैं, मुकुलन द्वारा ही ग्रो करते हैं और जैसे एस्पायरो गायरा या एक शैवाल होते हैं उसको जब भी जल पोषक तत्व मिलते हैं तो क्या करते हैं, खंडन द्वारा ही क्या करते हैं, वो ये खंडन द्वारा ही ये ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। शैवाल क्या करते हैं, 2 या अधिक खंडों में क्या करते हैं, विखंडित हो जाए। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े क्या करते हैं, जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। जैसे चित्र 12.6 में ये दिखाए गए हैं कि दोस्तों, ये चित्र 12.6 में दिखाए गए हैं कि एस्पायरो गायरा या एक शैवाल में खंडन किस तरह होते हैं। ये टुकड़े के नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। ये क्या कहते हैं कि शैवाल खंडन द्वारा ही गुणन करते हैं और शैवाल 2 या 2 से अधिक खंडों को विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। तो चित्र 12.6 में दिखाए गए हैं कि यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है। और कुछ ही समय में शैवाल क्या करते हैं, एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। कि शैवाल क्या करते हैं दोस्तों, जब भी इसको जल या पोषक तत्व मिलते हैं वो तेजी से ग्रो करते हैं और शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। जैसे चित्र 12.6 में दिखाए गए, यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में यह शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। तो क्या करते हैं शैवाल कुछ ही समय में ये शैवाल क्या करते हैं, बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। बीजाणु निर्माण क्या होते हैं, बीजाणु निर्माण क्या होता है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि डबल डोटी में
डबल डॉटिंग वायु में उपस्थित बीजाणु से कवक उग जाते हैं। इसमें क्या बोला बीजाणु निर्माण, इसमें क्या बोला गया है कि अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि डबल डॉटिंग में क्या करते हैं, वायु में उपस्थित बीजाणु के कवक उग जाते हैं। कि बीजाणु निर्माण के बारे में बोला गया है कि डबल डॉटिंग में क्या होते हैं, वायु में उपस्थित बीजाणु क्या होते हैं, कवक उग जाते हैं। डबल डॉटिंग में क्या उगते हैं दोस्तों, कवक उगते हैं। इसको याद रखना कि डबल डॉटिंग में वायु में उपस्थित बीजाणु से डबल डॉटिंग क्या होते हैं, वायु में उपस्थित बीजाणु से डबल कवक उग जाते हैं। क्रियाकलाप 1.2 में दोहराएं और डबल डॉटिंग पर रुई के जाल में बीजाणु को देखें, और जब बीजाणु निमुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं। इसमें क्या वायु में तैरते रहते, चूँकि ये बहुत ही हल्के होते हैं इसलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। इसे चित्र 12.7 में दिखाया गया है, या चित्र 12.7 में दिखाया गया है कि दोस्तों क्या कहते हैं, कवक में बीजाणु द्वारा जनन। ये दिखाया गया है कि कवक में कैसे बीजाणु होते हैं। जो बीजाणु होता है ये बहुत हल्के होते हैं, ये हवा में तैरते रहते हैं। और कवक जाल ये होते हैं, ये कवक जाल इस तरह बनाते हैं, इसके बीजाणु हवा में हल्के होते हैं जो तैरते रहते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि डबल डॉटिंग में वायु में उपस्थित बीजाणु से कवक उग जाते हैं, और डबल डॉटिंग पर रुई के जाल में बीजाणु को देखिए, और बीजाणु निमुक्त होते हैं। बीजाणु क्या होते हैं, निमुक्त होते हैं, तो ये वायु में तैरते रहते हैं। चूँकि ये बहुत ही हल्के होते हैं इसलिए लंबी दूरी तक जा सकते हैं। चित्र 12.7 में बीजाणु क्या करते हैं, अलैंगिक जनन ही करते हैं। कि बीजाणु क्या करते हैं, अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु में उच्च ताप या निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं। इसमें क्या बोला गया है कि प्रत्येक बीजाणु में क्या होते हैं, उच्च ताप या निम्न आर्द्रता जैसे प्रतिकूल परिस्थितियां होती है प्रत्येक बीजाणु में। आगे पढ़ते हैं कि इसमें क्या बोला गया है कि बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप या निम्न आर्द्रता जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है। कि इसमें क्या बोला गया है कि जो बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं और प्रत्येक बीजाणु क्या करते हैं, उच्च ताप या निम्न आर्द्रता जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूलन परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं, और मोस और फर जैसे पादप में भी जनन बीजाणु द्वारा ही होते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि इसको याद रखना दोस्तों कि मोस और फर जैसे पादप में क्या होता है, जनन बीजाणु द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। तो बीजाणु द्वारा आपने देखा होगा दोस्तों, डबल डॉटिंग में वायु उपस्थित बीजाणु में कवक जो उग जाते हैं, और डबल डॉटिंग पर रुई जाल में बीजाणु को देखिए। जब बीजाणु निमुक्त होते हैं तो वे वायु में तैरते रहते हैं, और चूंकि ये बहुत ही हल्के होते हैं इसलिए लंबी दूरी तक जा सकते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं, और प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप या निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि अनुकूल परिस्थितियों में क्या होते हैं, बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं, और मौस या फर जैसे पादप में भी जनन बीजाणु द्वारा ही होता है। इसमें क्या बोला गया है कि मौस और फर जैसे पादप में, याद रखना दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, मौस या फर जैसे पादप में किसके द्वारा जनन होता है, कि बीजाणु द्वारा ही जनन होता है। जैसे चित्र 12.8 में दिखाया गया है कि देखिए दोस्तों, या मौस बीजाणु धानी पुंज या फर्न में बीजाणु द्वारा जनन कैसे होता है, ये इसमें दिखाया गया है कि दोस्तों इसको याद रखना। ये फर्न का, ये पौधा का दिखाए गए हैं, फर्न में बीजाणु द्वारा कैसे जनन होता है। मौस और फर्न जैसे पादप में भी जनन बीजाणु द्वारा ही होता है। चित्र 12.8 में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। अब लैंगिक जनन क्या है, इसके बारे में, पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। कि पुष्प क्या होते हैं, पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग होते हैं। पुंकेसर क्या होते हैं, नर जनन होते हैं, और स्त्री केसर क्या होता है, मादा जनन अंग होते हैं। इसको याद रखना दोस्तों कि लैंगिक जनन क्या होते हैं, कि लैंगिक जनन पुष्प पादप में जनन अंग होते हैं, और पुंकेसर नर अंग होते हैं, और स्त्री केसर मादा जनन होते हैं। ये चित्र 12.9 में, चित्र 12.9 में दिखाया गया है कि दोस्तों तो किस तरह, ये चित्र 12.9 में दिखाया गया कि जनन अंग दिखाए गए हैं, किसमें स्त्री केसर को दिखाया गया है और पुंकेसर को दिखाया गया है।